गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम ने रची मोदी को मारने की साजिश, 2 आतंकवादियों को दी हत्या की सुपारी, मुंबई पुलिस को मिला व्हाट्सएप मैसेज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस को एक व्हाट्सएप मैसेज मिला है जिसमें कहा गया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने पीएम को मारने की साजिश रची है। इस मैसेज के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। जानकारी के मुताबिक मुंबई ट्रैफिक पुलिस को भेजे गए ऑडियो मैसेज में कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम ने मुश्ताक अहमद और मुश्ताक नाम के 2 आतंकवादियों को प्रधानमंत्री मोदी को मारने की सुपारी दी। इस मामले में वर्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है और मैसेज भेजने वाले की तलाश की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एमसीडी इलेक्शन 2022, आम आदमी पार्टी का अनोखा कैंपेन, मैजिक शो और नुक्कड़ नाटक के जरिए मांगेगी वोट। जी हां दोस्तों, केजरीवाल की सरकार केजरीवाल का पार्षद थीम के साथ बुधवार से आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव प्रचार का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। 1000 नुक्कड़ सभा, डांस फॉर डेमोक्रेसी, नुक्कड़ नाटक, गिटार शो, मैजिक शो जैसी गतिविधियों के माध्यम से आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव प्रचार को तेज करेगी। ये प्रचार 2 दिसंबर यानी कि चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तक चलता रहेगा। आम आदमी पार्टी प्रदेश संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक आम आदमी पार्टी 1000 नुक्कड़ सभाएं वार्डों के अलग अलग चौराहों पर आयोजित करेंगी, जिसमें पार्टी के सभी स्टार प्रचारक और विधायक भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि 1000 नुक्कड़ सभा में पहले दिन यानी कि बुधवार को 45 नुक्कड़ सभाएं होंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सोनाली फोगट को जबरदस्ती दी गई थी ड्रग्स, सीबीआई ने पीए समेत 2 लोगों को चार्जशीट में बनाया आरोपी। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने सोनाली फोगट मर्डर केस में चार्जशीट दायर कर दी है। गोवा के करलीज बार में संदिग्ध हालत में सोनाली की मौत हुई थी। सोनाली के पीए सुधीर सागवान और सुखविंदर पर जबरन ड्रग्स देकर हत्या करने का आरोप लगा है। सोनाली के कत्ल के आरोप में दोनों को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था। अब सीबीआई ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। यह जानकारी सीबीआई के सूत्रों ने दी है। मिली जानकारी के मुताबिक मापुसा में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया गया है। ब्यूरो ने मामले में गिरफ्तार किए गए सागवान और सुखविंदर सिंह से कोल वाले जेल में पूछताछ की। सीबीआई ने गोवा पुलिस के दस्तावेजों की भी जांच की, जो 500 से अधिक पृष्ठों का है। इसमें गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। असम मेघालय सीमा पर लकड़ी की तस्करी को लेकर हिंसा, 6 लोगों की मौत, कुछ इलाकों में इंटरनेट हुआ बंद। जी हां दोस्तों, असम मेघालय सीमा पर पुलिस द्वारा लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को मंगलवार तड़के रोकने के बाद भड़की हिंसा में एक वनकर्मी और खासी समुदाय के 3 लोगों सहित कुल 6 लोगों की मौत हो गई। हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए अधिकारियों ने अब मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया कनेक्टिविटी को निलंबित कर दिया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने बताया कि घटना में मेघालय के 5 और असम के 1 वन रक्षक सहित कुल 6 लोगों की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मेघालय पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी की जांच की गई है। हालांकि मेघालय के डीजीपी एलआर बिश्नोई ने एनआई से कहा था कि असम मेघालय सीमा से लगे मुक्करोल इलाके में हुई गोलीबारी में पश्चिम जयंतिया हिल्स के 3 लोगों और असम के 1 वन रक्षक सहित 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान की स्थिति है बदहाल, आधी आबादी के सामने रोटी और ठंड का संकट, आईसीआरसी ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। अफगानिस्तान को कवर करने वाले अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति आईसीआरसी ने सोमवार को चेतावनी दी कि अफगानिस्तान की आधी आबादी यानी कि 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। आईसीआरसी के मुताबिक अफगानिस्तान में आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ अब सर्दी से भी लाखों लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। आईसीआरसी ने ट्वीट किया, स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की तत्काल आवश्यकता है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य कार्यक्रम ने कहा कि आने वाली सर्दियों में संभावित भुखमरी की तैयारी में अफगानिस्तान के कुछ सबसे दुरुस्त स्थानों में 34 सुरक्षित भंडारण स्थान बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने एक नई रिपोर्ट में कहा कि अफगानिस्तान में 13.1 मिलियन बच्चों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
एयरटेल ने 57% बढ़ाए बेसिक प्लान के दाम। अब मिनिमम रिचार्ज के लिए 99 की जगह चुकाने होंगे 155 रुपए। वैलिडिटी भी घटाई। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल ने हरियाणा और ओडिशा में अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने यहाँ मिनिमम रिचार्ज की कीमत 57% बढ़ा दी है। अब मिनिमम रिचार्ज के लिए 99 की जगह 155 रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा नए प्लान में वैलिडिटी भी 28 दिन की जगह 24 दिन कर दी गई है। 99 रुपए के प्लान में 99 रुपए के टॉक टाइम के साथ 200 MB डेटा मिलता था। इस प्लान में कॉल रेट 2.5 पैसे पर सेकंड थी। टैरिफ में बढ़ोतरी के कारणों की बात करें तो एयरटेल इसके लिए अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाना चाहती है। एयरटेल का ARPU इस वित्त वर्ष के दूसरे क्वार्टर में 190 रुपए था, जो इसे 300 रुपए तक पहुंचाना चाहती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक ने किया कीव का दौरा, $6 करोड़ का एयर डिफेंस पैकेज दिया। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा किया और पीएम के तौर पर अपनी पहली यात्रा में $6 करोड़ के एयर डिफेंस पैकेज की घोषणा की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शनिवार को यूक्रेन की राजधानी की यात्रा के दौरान प्रतिज्ञा की कि उनका देश यूक्रेन के जीतने तक कीव के पक्ष में खड़ा रहेगा। जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आप जैसे दोस्तों के साथ हम जीत के लिए आश्वस्त हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक की यूक्रेन की पहली यात्रा के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि आज की बैठक के दौरान हमने अपने देशों और वैश्विक सुरक्षा दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सुनक ने कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैं आज यहाँ यह कहने के लिए आया हूँ कि यूके आपके साथ खड़ा रहेगा जब तक यूक्रेन को शांति और सुरक्षा नहीं मिल जाती, जिसकी उसे जरूरत है और वह उसका हकदार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी विधायक की पिटाई का वीडियो, नाराज कार्यकर्ताओं ने कॉलर पकड़कर मारे मुक्के, मंच छोड़कर भागे। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के साथ सोमवार रात को कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि विधायक खुद को बचाने के लिए भाग रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। विधायक के साथ लोगों ने धक्का मुक्की की, कॉलर पकड़कर मुक्के मारे। हालांकि इस घटना पर आम आदमी पार्टी का कोई बयान नहीं आया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, विधायक गुलाब सिंह यादव सोमवार रात करीब 8 बजे शाम विहार में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। उस दौरान यह घटना घटित हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसी को डरने की जरूरत नहीं, केरल दौरे पर गए शशि थरूर ने आखिर क्यों दिया ऐसा बयान। जी हां दोस्तों, अपने मालाबार दौरे को लेकर पार्टी के अंदरूनी मची हलचल और उन्हें मिल रहे समर्थन से अप्रभावित दिख रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को अपनी यात्रा जारी रखते हुए केरल के मल्लपुरम में यूडीएफ सहयोगी IUMLF के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और कहा कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है और किसी को भी उनसे डरने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई उन्हें डराएगा। मीडिया ने सवाल किया कि केरल में उनके दौरे से कौन डरता है। इसके जवाब में थरूर ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता और किसी को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी राज्य सरकार के भीतर कोई गुट बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी टिप्पणी उन अटकलों के बीच महत्व रखती है कि केरल में कांग्रेस नेतृत्व का एक वर्ग उनके बढ़ते समर्थन और राज्य में पार्टी के भीतर एक थरूर गुट के उभरने से आशंकित प्रतीत होता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ताजमहल में नमाज अदा करने का वीडियो फिर आया सामने, जांच जारी। जी हां दोस्तों, ताजमहल में एक बार फिर कथित रूप से नमाज अदा करने का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद अधिकारियों में खलबली मची हुई है। पुरातत्व विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। अधीक्षण पुरातत्विक डॉक्टर राजकुमार पटेल ने बताया कि इस समय ताजमहल में पर्यटकों की भीड़ अधिक जा रही है। ऐसे में उक्त प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं है, फिर भी इस वीडियो की जांच कराई जा रही है। यह वीडियो रविवार का बताया जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ताजमहल के अंदर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियों पर रोक है। शुक्रवार को ताजमहल के अंदर स्थित शाही मस्जिद में सिर्फ स्थानीय लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा रमजान के माह में और ईद एवं बकरी ईद पर सुबह नमाज अदा कर सकते हैं। वायरल वीडियो में गार्डन में एक व्यक्ति नमाज अदा कर रहा है। यह वीडियो किसी पर्यटक ने बनाया और उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस नए प्रारूप में खेला जाएगा T20 विश्व कप 2024। जानिए आईसीसी ने नियमों में क्या किया है बदलाव।
जी हाँ दोस्तों, विश्व कप T20 विश्व कप 2024 एक नए प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें भाग लेने वाले 20 देशों को 5 टीमों के 4 भागों में बांटा जाएगा और पहले दौर के बाद सुपर 8 चरण होंगे। 2021 और 22 के संस्करणों में पहले दौर के बाद सुपर 12 था, लेकिन अगले टूर्नामेंट में 4 ग्रुप में से सिर्फ 2 टीमें सुपर 8 चरण में आगे बढ़ेंगी, जहां उन्हें 2 ग्रुप में विभाजित किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक 4 फिर 2 सुपर 8 में से प्रत्येक में शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जिसके बाद फाइनल होगा। वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में खेले जाने वाले टूर्नामेंट के अगले संस्करण में 12 टीमों ने पहले ही अपनी जगह सुरक्षित कर ली है। मेजबान के रूप में वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका पहले ही 2 स्थान ले चुके हैं, यानी कि दोस्तों ये होस्टिंग कंट्रीज हैं, इस वजह से इन दोनों टीमों को पहले ही स्थान दिया जा चुका है। यानी कि यह बात तो पक्की है कि वर्ल्ड कप में इस बार एक नई टीम खेलने वाली है, जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कैंस का शेयर 17% उछला, सेंसेक्स 274 अंक बढ़कर 61,418 पर बंद हुआ, निफ्टी 84 अंक चढ़ा, पेटीएम का शेयर 11.44% टूटा। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 61,418 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी करीब 85 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ, यह 18,244 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयरों में तेजी रही, जबकि सिर्फ 4 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। कैंस टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 32.54% चढ़कर 778 रुपए के लेवल पर हुई। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर 32% ऊपर 775 रुपए के लेवल पर लिस्ट हुआ था। हालांकि कैंस का शेयर आज एनएसई पर 17.5% यानी कि 102.95 रुपए चढ़कर 689 रुपए पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों आज पेटीएम का शेयर 11.44% यानी कि 61 रुपए 45 पैसे गिर गया, एक नए रिकॉर्ड और लो पर पहुंच गया है, जो कि 475.55 पर बंद हुआ। पेटीएम के शेयर में इतनी बड़ी गिरावट की वजह रिलायंस की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बताया जा रहा है। दरअसल दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जरिए फाइनेंशियल सेक्टर में कदम रखने जा रहे हैं। उनके इस कदम से पेटीएम को बड़ी चुनौती मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलन मस्क को मैं हमेशा पसंद था, ट्विटर पर वापसी का कोई कारण नहीं, अकाउंट बहाली पर डोनाल्ड ट्रंप। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि उनका ट्विटर पर लौटने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर पर वापसी को लेकर एक सर्वे कराया था। इस सर्वे में 51.8% लोगों ने ट्रंप का अकाउंट बहाल करने के पक्ष में वोटिंग की। वोटिंग में 15 मिलियन से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इसके बाद मस्क ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि लोगों ने राय दी है, अब फिर से ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल किया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ट्रंप पर राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आने के बाद कैपिटल हिल्स में दंगे भड़काने के आरोप लगे थे, जिसके बाद 8 जनवरी 2021 को उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड होने से पहले उनके 88 मिलियन फॉलोअर्स थे। ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल किए जाने के बाद उनके फॉलोअर्स को जमा करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि ट्विटर अकाउंट बहाल किए जाने के बाद भी ट्रंप ने कोई खुशी जाहिर नहीं की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ईरान में नहीं थम रहे हिजाब विरोधी प्रदर्शन, अब टीवी पत्रकारों ने खड़ी की ऐसी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, ईरान में पुलिस हिरासत में हुई छात्रा महसा अमीनी की मौत के बाद से हिजाब के विरोध में चल रहे प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। महिला खिलाड़ियों द्वारा आम लोगों का साथ देने की खबरों के बाद अब पत्रकार भी प्रदर्शनों में कूद गए हैं। ईरानी इंटरनेशनल की एक खबर के मुताबिक देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ईरान के राज्य प्रचारक में प्रस्तुतकर्ताओं और मेजबानों के बीच इस्तीफे की लहर शुरू हो गई। पिछले कुछ दिनों में कम से कम 3 प्रस्तुतकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया और 4 साल से अधिक समय तक इस्लामिक रिपब्लिक के प्रचारक के कार्यक्रमों के बारे में एक शो की मेजबानी करने वाले फरहाद फकर बख्श ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ईरान के राज्य प्रचारक में प्रस्तुतकर्ताओं और मेजबानों के बीच इस्तीफे की लहर शुरू हो गई है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि मनोरंजन गतिविधियों को मन की शांति की आवश्यकता होती है, जो इस समय किसी भी ईरानी के पास नहीं है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तीसरे टी20 में बारिश के कारण नहीं निकला नतीजा, 1-0 से भारत ने सीरीज जीती। अर्शदीप और सिराज ने आखिरी मैच में 4-4 विकेट झटके। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच नेपियर में खेला गया तीसरा टी20 बारिश के कारण बेनतीजा रहा। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम 19.4 ओवर में 160 रन पर ऑल आउट हो गई। डेवन कॉनवे ने सबसे ज्यादा 59 रन की पारी खेली, वहीं ग्लेन फिलिप ने 54 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 4-4 विकेट लिए। न्यूजीलैंड के आखिरी 7 विकेट मात्र 14 रन के अंतराल में गिर गए। जवाब में टीम इंडिया ने 9 ओवर में 4 विकेट खोकर 75 रन बना लिए थे, तभी बारिश शुरू हो गई। इसके बाद एक भी बॉल का खेल नहीं हो सका और तीसरे टी20 को टाई घोषित कर दिया गया। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है। मैच टाई होने पर सुपर ओवर होता है, लेकिन एक भी बॉल फेंकने की गुंजाइश नहीं थी। ऐसे में मैच को बेनतीजा घोषित कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा उलटफेर, खिताब की दावेदार अर्जेंटीना को 49वें नंबर की टीम सऊदी अरब ने 2-1 से हराया। जी हां दोस्तों, मंगलवार को फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। खिताब की दावेदार मानी जा रही अर्जेंटीना को दुनिया की 49वें नंबर की टीम सऊदी अरब ने 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही अब ग्रुप सी में अर्जेंटीना आखिरी पायदान पर पहुंच गई है। सऊदी अरब ने दूसरे हाफ में आक्रामक खेल दिखाते हुए 2 गोल किए। पहले 48वें मिनट में अल शाहरानी ने गोल दागा, इसके बाद सलेम अल दाउसारी ने 53वें मिनट में गोल किया। अर्जेंटीना की ओर से लियोन मेसी ने 10वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया था। इसके बाद उनकी टीम एक भी गोल नहीं कर पाई। अर्जेंटीना ने शुरुआत में अच्छा गेम दिखाया, लेकिन टीम के प्लेयर्स ने बहुत बार ऑफसाइड कर दिए। अर्जेंटीना ने 7 बार ऑफसाइड किया। अर्जेंटीना के लिए दूसरा गोल लोटारा मार्टिनेज ने कर दिया था, लेकिन उसे रेफरी ने ऑफसाइड की वजह से कैंसिल कर दिया। मेसी का भी एक गोल ऑफसाइड हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने अपनाया देसी तरीका, जेपी नड्डा की 2 टूक, घर घर संपर्क करें। जी हां दोस्तों, हाईटेक शहर और देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं से जुड़ने के लिए देसी तरीके पर भरोसा जताया है। बीजेपी दिल्ली के मतदाताओं से सीधा रूबरू होगी, इसके लिए जमीन से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर भरोसा जताया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के सभी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि दिल्ली में मतदाताओं से घर घर जाकर संपर्क किया जाए और व्यक्तिगत तौर पर उनसे संवाद किया जाए। इससे पार्टी और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के बारे में सही फीडबैक भी मिल सकेगा। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने दिल्ली बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों को 2 टूक मैसेज दिया कि चुनाव के दिन तक, यानी कि अगले 11 दिनों तक सभी को दिल्ली में ही रहना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हेट स्पीच मामले में आजम खान को मिली रेगुलर बेल, कोर्ट से निकलकर बोले बताने को कुछ नहीं बचा। जी हां दोस्तों, सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में नियमित जमानत मिल गई है। आजम खान मंगलवार को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे और सुनवाई के बाद उनकी बेल को मंजूर कर दिया गया। अक्टूबर महीने में आजम खान को हेट स्पीच का दोषी पाते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद नियम के तहत रामपुर से उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। कोर्ट से बाहर निकलने के दौरान जब आजम खान से पत्रकारों ने उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि कुछ बचा है अब कहने को। आजम खान ने सजा के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होनी है। आजम खान के वकील जुबैर अहमद ने कोर्ट से बाहर आने के बाद पत्रकारों को बताया कि हेट स्पीच में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आज पेंडिंग अपील पर सुनवाई थी, यह बेल पर सुनवाई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेल मंजूर कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऋषभ शेट्टी की कांतारा ने रच दिया इतिहास, दुनिया भर में कमा डाले 400 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, साउथ सिनेमा के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा इन दिनों अपना जलवा कायम रखे हुए है। रिलीज के करीब 40 दिनों के बाद भी कांतारा लगातार सिनेमाघरों में दर्शकों को अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से फिल्म का कलेक्शन हर दिन तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अब ऋषभ शेट्टी की कांतारा ने दुनिया भर में 400 करोड़ का कारोबार करके इतिहास रच दिया है। दोस्तों 30 सितंबर को कांतारा को कन्नड़ भाषा
भाषा में रिलीज किया गया था। फिल्म ने शुरुआत से ही साउथ भाषा में कमाल का प्रदर्शन किया, जिसे मद्देनजर रखते हुए 14 अक्टूबर को कांतारा को हिंदी में भी सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और हिंदी बेल्ट में भी कांतारा ने धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर हर किसी को हैरान कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिना लॉन्च हुए फ्लिपकार्ट अमेजन पर बिक रहा है OnePlus Nord N20 SE, कीमत है 15,000 से कम। जी हाँ दोस्तों, OnePlus ने नोड सीरीज लॉन्च करने के साथ ही लोअर मिड रेंज बजट सेगमेंट में एंट्री की है। कंपनी सीरीज के तहत कई फोन्स भारत और दूसरे मार्केट में लॉन्च कर चुकी है। ब्रांड ने इस सीरीज में OnePlus Nord N2 SE को इस साल अगस्त में कुछ मार्केट्स में लॉन्च किया था। यह हैंडसेट MediaTek Helio Z35 प्रोसेसर के साथ आता है। दोस्तों ये स्मार्टफोन अब भारत में भी उपलब्ध है। आप इसे फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पर ही खरीद सकते हैं। दोस्तों मजे की बात तो यह है कि OnePlus ने इसे भारत में ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था, फिर भी यह भारत में बिक रहा है। इस फोन की कीमत की बात करें तो यह फोन 14,799 रुपए में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मौजूदा फुटबॉल विश्व कप कौन से देश में खेला जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि फुटबॉल का फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चल जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।